नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईएमआरएस के पाठ्यक्रम में लगे हुए प्रयोगवादी कवियों के ऊपर। जब हम इन कवियों पर चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि हम कहीं न कहीं किसी न किसी सप्तक के कवियों को पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हमने कुल 5 कवियों को शामिल किया हुआ है, जिसमें अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती का नाम प्रमुख है। और आप देखेंगे कि इन सभी कवियों का संबंध किसी न किसी सप्तक से जुड़ा हुआ है। जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो आपके मन और मस्तिष्क दोनों में इन सभी कवियों से जुड़े हुए सप्तकों का नाम याद हो गया होगा। चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अज्ञेय के ऊपर। अज्ञेय, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में और निधन 1987 में हुआ था। इनका जन्म कसया, जो कि देवरिया में स्थित है। देवरिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यानी अज्ञेय का संबंध उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसया नामक स्थान से है। इन्होंने बीएससी तक शिक्षा पाने के बाद अंग्रेजी तथा हिंदी साहित्य का स्वाध्याय किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। तो अज्ञेय देख रहे हैं आप कि सबसे पहले इन्होंने बीएससी किया था, यानी विज्ञान के छात्र थे। लेकिन बाद में इनका झुकाव अंग्रेजी की तरफ हुआ और फिर इन्होंने हिंदी साहित्य भी पढ़ा। और न सिर्फ हिंदी साहित्य पढ़ा, बाद में चलकर संस्कृत का भी अध्ययन किया। यानी 3 भाषाओं के ज्ञाता थे अज्ञेय। इसके पहले भी हमने कई ऐसे लेखकों के बारे में पढ़ा जो कि एक से अधिक भाषाओं के जानकार थे। अज्ञेय का जीवन यायावरी और क्रांतिकारी रहा है, इसीलिए ये किसी व्यवस्था से बंध कर नहीं रह सके। अज्ञेय हिंदी साहित्य में एक ऐसे साहित्यकार हैं जो कि घूमने के लिए जाने जाते। वैसे तो हम राहुल साकृत्यायन को अथातो घुमक्कड़ के नाम से जानते हैं, लेकिन अज्ञेय भी कहीं कम नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अज्ञेय का जीवन यायावरी यानी कि घूमने वाला था और साथ में एक क्रांतिकारी भी रहे। इसीलिए किसी विचारधारा या व्यवस्था में बंध कर बहुत ज्यादा दिन तक ये रहने वाले नहीं थे। सन 1943 से 1946 तक इन्होंने सेना में नौकरी की। कई बार ये सांस्कृतिक कार्यों के लिए अमेरिका गए। कुछ दिनों तक ये जोधपुर विश्वविद्यालय में भी कार्यरत रहे। तो आप देख रहे हैं कि अज्ञेय का क्या जीवन रहा है। स्थिर नहीं रहा है, बल्कि ये सेना में भी नौकरी किए, साथ में कुछ सांस्कृतिक कार्यों के लिए अमेरिका भी गए। और वहाँ पर इनका संबंध एक यूनिवर्सिटी है, बर्कले यूनिवर्सिटी, उससे भी था। और इसके बाद भारत में राजस्थान के जोधपुर में इन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया। मोटे तौर पर देखें तो अज्ञेय कवि के साथ साथ प्रख्यात कथाकार, समीक्षक और चिंतक विचारक के तौर पर भी जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें दिनमान और प्रतीक के संपादक रूप में ख्याति प्राप्त हुई। वैसे तो आप देखेंगे अज्ञेय ने एक से अधिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, लेकिन यहाँ पर हम मूल किताब के आधार पर तथ्यों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। खासतौर से आपको दिनमान और प्रतीक, इन दोनों पत्रों को ध्यान में रखना है। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो ये दोनों खूब सवाल में पूछे गए हैं कि दिनमान के संपादक कौन है और प्रतीक के संपादक कौन है। तो इसका संबंध सीधे सीधे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से जुड़ा हुआ है। अज्ञेय न सिर्फ पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते थे, उन्होंने हिंदी साहित्य में कुछ सप्तकों का संपादन किया है जो कि मील के पत्थर के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया था। सवाल पूछा जाता है कि कुल कितने सप्तकों का संपादन किया। सही जवाब है 4। और आप सभी जुड़े हुए हैं तो संकेतों को समझते हुए आपके मन मस्तिष्क में आ गया होगा कि तार सप्तक का संपादन कब हुआ, दूसरा सप्तक का संपादन कब हुआ और तीसरा चौथा का कब हुआ। वैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिर भी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों के मन में तुरंत आ गया होगा। जिन विद्यार्थियों के मन में नहीं आ रहा होगा उनको एक बार रिवीजन करने की जरूरत है।
वैसे हमें क्लियर करके रखना पड़ेगा कि किस सप्तक में किस किस कवि का नाम है। 7 कवियों का नाम है, लेकिन कौन किस में है, ये भी सवाल पूछा जाता है। इन सप्तकों के अतिरिक्त अज्ञेय ने रूपांबरा नाम से एक काव्य संग्रह भी संपादित किया है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो रूपांबरा को ध्यान में रखिए। अज्ञेय की कविताएं विस्तृत हैं और अलग अलग उनके काव्य संग्रह भी हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भग्न दूत और चिंता की छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा आरंभ करने वाले अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के विशिष्ट कवि हैं। यानी आप देख रहे हैं कि अज्ञेय जो कि अचानक प्रयोगवादी कवि के तौर पर या फिर नई कविता के कवि के तौर पर नहीं उभरे, बल्कि प्रारंभिक दौर में जब ये कविताएं लिखते थे तो इनके ऊपर भी छायावादी कविताओं का प्रभाव था। जब आप अज्ञेय को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको छायावाद के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, साथ में प्रगतिवाद के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर प्रयोगवाद और नई कविता के लिए तो अज्ञेय जाने ही जाते हैं। तो एक साथ आप देख रहे हैं कि कम से कम 4 काव्य प्रवृत्तियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शुरुआती दौर में देखा जाए तो अज्ञेय का जो पहला काव्य संग्रह है वो है चिंता। और चिंता एक खास महाकाव्य के प्रथम सर्ग के तौर पर जाना जाता है। आप सभी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि किस महाकाव्य का पहला सर्ग चिंता है। तो कहीं न कहीं अज्ञेय के ऊपर छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का भी प्रभाव रहा है। तो भग्नदूत और चिंता दो ऐसे काव्य संग्रह रहे हैं जो कि छायावादी कविताओं से प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे अज्ञेय में बदलाव हुआ और इन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता का एक तरीके से के प्रवर्तक के तौर पर जाने गए। ऊपर हमने बताया हुआ है कि ये बड़े ही यायावरी और क्रांतिकारी विचार के व्यक्ति रहे हैं, जिनको कि बांध कर रखना बड़ा ही मुश्किल है। अगर हम बात करें प्रयोगवाद और नई कविता के काव्य धारा की, तो उन कवियों में अज्ञेय का स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण रहा है। उनका स्वर अहम से लेकर समाज तक, प्रेम से लेकर दर्शन तक, आदिम गंध से लेकर विज्ञान की चेतना तक, यंत्र सभ्यता से लेकर लोक परिवेश तक, यातना बोध से लेकर विद्रोह की ललकार तक, प्रकृति सौंदर्य से लेकर मानव सौंदर्य तक फैला हुआ है। यानी आप देख रहे हैं कि अज्ञेय का जो काव्य संसार है वो काफी विस्तृत है। अहम से लेकर, यहाँ पर अहम का मतलब व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति से लेकर समाज तक। आप देख रहे हैं कि इनके कविताओं में जो द्वंदात्मक संबंध है उनको एक तरीके से दिखाया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्यक्ति से समाज, प्रेम से दर्शन तक, आदिम से विज्ञान तक, यंत्र सभ्यता से लोक परिवेश तक, यातना बोध से विद्रोह तक और प्रकृति सौंदर्य से मानव सौंदर्य तक फैला हुआ है। कई जगहों पर यह देखने में आता है कि इतना बड़ा काव्य संसार होने के बाद इनकी कविताओं में कोरी बौद्धिकता भी दिखाई पड़ती है, जो कि इनकी कविताओं को कठिन बना देते हैं, शुष्क बना देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप अज्ञेय की कविता को पढ़ते हैं तो लगता है कि इसमें बहुत ही तार्किक या बौद्धिक बातें कही जा रही हैं, और जहाँ भी तार्किक और बौद्धिक बातें कही जाती हैं वहां पर आप देखेंगे कि बोरियत महसूस होने लगती है या फिर शुष्कता उभर कर सामने आ जाती है। बौद्धिकता और तार्किकता को पचाना आसान नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाती हैं, कठिन और दुरूह कविताएं हो जाती हैं। तार सप्तक की कविताओं के साथ अज्ञेय की नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, जो बाद में इत्यलम में संग्रहित दिखाई पड़ती है। क्योंकि हमने कहा कि अज्ञेय एक से अधिक काव्य संग्रह प्रकाशित करवाए थे, तो उसमें नाम 3 का देखिए यहाँ पर आया हुआ है, भग्नदूत, चिंता और इत्यलम। जहाँ हमने बताया कि भग्नदूत और चिंता जो है वो छायावाद से प्रभावित रहे हैं, वहीं इत्यलम का संबंध नई कविता से। क्योंकि हम मूल किताब हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र से ये सब अध्ययन कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है, हो सकता है कि जो भी एक्सपर्ट सवाल बनाने वाले हैं उनके पास नगेंद्र की बुक होगी, तो इत्यलम, भग्नदूत, चिंता पूछा जा सकता है इनका प्रकाशन या फिर ये किसकी रचनाएं हैं। पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं,
लेकिन ज़्यादातर मूल किताबों को अगर पढ़ते हैं आप, तो वहाँ पर जो तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, अज्ञेय में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की। यह बौद्धिकता उनकी संवेदना को नियंत्रित तो करती ही है, साथ ही कभी नवीन सुक्तियों के रूप में, कभी व्यंग के रूप में और कभी बिंब विधान के रूप में व्यक्त होती है, जो संवेदना या अनुभूति से अंतरंग भाव से जुड़ी न होने के कारण बिंब रचना के बावजूद बहुत दूर तक प्रभावहीन हो जाती है। जिन नवीन सुक्तियों की बात की गई, उसमें आप देख रहे हैं कि दुख सबको मांझता है। ये पंक्ति पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो पूछी जा चुकी है। अच्छा खंडित सत्य सुघर निरंध्र मृषा से, ये भी नवीन सुक्तियों के अंदर ही रखा गया है इसको। तो खासतौर से जो पहली नवीन सुक्ति यहाँ पर दिख रही है, दुख सबको मांझता है, अज्ञेय की ये पंक्ति बारंबार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अज्ञेय की कविताओं में संवेदना तो है, लेकिन उसमें एक सजग बौद्धिकता है, जिस संवेदना को यह बौद्धिकता नियंत्रित करती है। उसके फलस्वरूप अज्ञेय कुछ नई सुक्तियों को गढ़ने में सफलता हासिल करते हैं। ये सुक्तियां जो हैं वो अपने समय और समाज से जुड़ी हुई है। हालांकि इसमें बौद्धिकता ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ी सी दुरूह और कठिन लगने लगती है। तो अज्ञेय की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है, उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। बार बार आप देख रहे हैं कि बौद्धिकता शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अब तक जिन भी कवियों को हम पढ़ रहे थे, उनमें बौद्धिकता अज्ञेय की एक खास विशेषता के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। संवेदना और बौद्धिकता की यह सहयात्रा, जहां रूमानी परंपरा को तोड़कर नए सौंदर्य बोध से संपन्न स्वस्थ काव्य की सृष्टि करती है, वहीं बौद्धिकता का अतिरेक शुष्क, दुरूह और नव रहस्यवादी कविता को जन्म देता है। तो आप जानते हैं कि जो किसी व्यक्ति की मजबूती होती है, वही उसकी कमजोरी भी होती है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारा जो मजबूतीपन है, वो हमारे कमजोरी के रूप में उभर कर सामने आता है व्यवहारिक जीवन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संवेदना और बौद्धिकता दोनों का सामंजस्य बनाते हुए अज्ञेय ने रूमानी परंपरा, यानी जो छायावादी परंपरा रही है, ठीक है, उसको तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन इसी के कारण इनकी कविता में ऐसे लगता है कि कठिनाई आ गई है, और वो रहस्यवादी कवि के तौर पर भी देखने को मिल जाते हैं। अज्ञेय की छोटी छोटी कविताएं, अज्ञेय छोटी कविताओं के मास्टर माने जाते हैं। तो इनकी छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव की सृष्टि की दृष्टि से विशिष्ट और सक्षम है। वे चाहे व्यंग करती हों, चाहे कोई सौंदर्य या अनुभव जगाती हों, चाहे रूप की अभिव्यक्ति करती हों। छोटी छोटी कविताएं इनकी काफ़ी फेमस रही हैं, जिसमें कुछ कविताएं हैं। एक है कि उड़ गई चिड़िया, एक सांप कविता आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अब बाद में इन्होंने एक लंबी कविता लिखी सन 1961 ईस्वी में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस कविता की बात कर रहा हूँ। वो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में कविता लगी हुई है। तो यहाँ पर दो छोटी छोटी कविताओं का हम देख लेते हैं। उड़ गई चिड़िया, पहली कविता जो है, उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थिर हो गई पत्ती, ये कविता है, ठीक है ना। उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थिर हो गई पत्ती। दूसरी कविता यहाँ पर है कि बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गयो पूले हमारे खेत की, कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेंत की। तो ये दो कविताएं हैं जो कि अज्ञेय की छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन प्रभावशाली कविताएं हैं। एक कविता जिसकी चर्चा हमने की, सांप कविता, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कविता व्यंग्य प्रधान कविता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थिर हो गई पत्ती, देखने में तो ये छोटी कविता है, लेकिन इस कविता में व्यक्ति और समाज के बीच में जो द्वंद्व है, उसको भी दर्शाया गया है। यहाँ चिड़िया है व्यक्ति का प्रतीक, ठीक है, और जो पत्ती है वो है समाज का प्रतीक। आप देखते हैं कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, और समाज
व्यक्ति को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति अपना स्वतंत्र निर्णय लेता है तो वो निर्णय समाज को प्रभावित करता है, उसमें कई बार कंपन होती है, फिर वो समाज स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण लूँ प्रेम विवाह को, ठीक है? और वो भी प्रेम विवाह जब अंतरजातीय हो तो समाज में कई बार हलचल सी मचती है। समाज क्या होता है, कांप जाता है, लेकिन बाद में तमाम चीज़ों को देखते हुए, समझौता करते हुए उसमें स्थिरता भी आने लगती है। तो जो पत्ती है वो समाज का प्रतीक है और व्यक्ति चिड़िया चिड़िया जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से हमने अज्ञेय की खास विशेषताओं के ऊपर बातचीत की, उनके कविता संसार के बारे में बातचीत की। हम अब आगे बात करते हैं गिरिजा कुमार माथुर के ऊपर। गिरिजा कुमार माथुर देखने से आपको लग रहा है कि अज्ञेय से उम्र में छोटे थे। सन 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1994 में इनका निधन हो गया। इनका जन्म अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। एमए अंग्रेजी एलएलबी तक शिक्षा पाने के बाद इन्होंने प्रारंभ में वकालत और फिर दिल्ली सेक्रेटेरिएट में नौकरी की। गिरिजा कुमार माथुर, ये वही गिरिजा कुमार माथुर हैं जिन्होंने कविता लिखी थी, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। काफी प्रेरित करने वाली पंक्ति है और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लिखी गई ये पंक्ति है। गिरिजा कुमार माथुर, कमेंट्स कर आप जरूर बताइए कि इनका संबंध किस सप्तक से है। जैसा कि हमने बताया इनका जन्म अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर प्रॉपर तरीके से हिंदी के व्यक्ति नहीं थे, इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया था। लगातार हम 2-3 वीडियो लेक्चर से देख रहे हैं कि जितने भी कवि आ रहे हैं, खासतौर से प्रगतिवाद से जोड़कर देखें तो ढेर सारे ऐसे कवि हैं जो कि अंग्रेजी से अपनी पढ़ाई करते हैं, बाद में वो हिंदी साहित्य में आते हैं। गिरिजा कुमार माथुर न सिर्फ अंग्रेजी से एमए किए बल्कि इन्होंने एलएलबी भी किया और वकालत भी करना शुरू किए। बाद में इनकी नौकरी दिल्ली सेक्रेटेरिएट में यानी दिल्ली में लग गई। वकालत करने वालों कवियों में इसके पहले हमने एक प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल के बारे में बात की थी। वो भी क्या करते थे, वकालत करते थे। उसी तरीके से गिरिजा कुमार माथुर भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। गिरिजा कुमार माथुर दिल्ली में नौकरी करते हुए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में उप महानिदेशक के तौर पर भी रहे। गिरिजा कुमार माथुर गगनांचल के संपादक भी रहे, जैसे अज्ञेय, दिनमान और प्रतीक के संपादक थे। सवाल पूछा जा सकता है नए सवाल के तौर पर कि गगनांचल के संपादक कौन है, तुरंत आप बता देंगे कि गिरिजा कुमार माथुर है। माथुर यानी गिरिजा कुमार माथुर में प्रयोग और संवेदना का बहुत सुंदर सामंजस्य है, अर्थात प्रयोग कहीं भी बौद्धिक भंगिमा या फैशन के वशीभूत होकर नहीं आया है। जो बौद्धिकता आप अज्ञेय में देख रहे हैं वैसी बौद्धिकता गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में नहीं दिखाई पड़ती हैं, बल्कि इन्होंने प्रयोग और संवेदना दोनों का बहुत ही सुंदर सामंजस्य किया हुआ है। वह उनकी अनुभूतियों और संवेदनाओं को सूक्ष्म कोणों, रंगों और प्रभावों को व्यक्त करने की आकुलता से जुड़ा हुआ है। कवि ने छंद, भाषा और बिंब विधान सभी प्रयोग किए हैं। छंद तो प्राय सर्वत्र लय युक्त है। नवीनता इसमें है कि कवि ने कहीं कहीं सवैया का को तोड़कर नया छंद रूप दिया है। उनके काव्य के दो रूप हैं, मंजीर और तार सप्तक में उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं, किंतु नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले में सामाजिक जीवन की अनुभूतियां और यथार्थ उभरते गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गिरिजा कुमार माथुर के कविताओं के बारे में बातचीत किया गया है, उनके काव्यों का नाम लिया गया है और उनकी क्या विशेषता रही है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। पहला स्वरूप है जिसमें कि व्यक्तिगत अनुभूतियां शामिल की गई हैं। वैसे काव्य संग्रहों में आप देख रहे हैं कि मंजीर नाम का काव्य है और तार सप्तक से जुड़े हुए थे। तो तार सप्तक की कविता जो इनके तार सप्तक में संकलित की गई है और मंजीर दोनों में व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं, लेकिन बाद में नाश और निर्माण, धूप के धान, चिला पंख चमकीले में सामाजिक अनुभूतियां देखने को मिल जाती हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गिरिजा कुमार माथुर के जो भी काव्य संग्रह या कविताओं के नाम यहाँ दिए गए हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके होंगे, इसलिए ध्यान में रखना है, नोट कर सकते हैं आप। लेकिन नई जानकारी यहाँ पर आपको मिली कि इन कविताओं का जो स्वरूप है वो अलग अलग विशेषताओं के लिए जाना जा रहा है। तार सप्तक में जीवन यथार्थ के नए आयाम उद्घाटित नहीं किए गए हैं, वे अपने परिवेश के जीवन सत्यों से भी जुड़े नहीं प्रतीत होते, उनकी संवेदना अत्यंत रोमानी प्रतीत होती है। प्रकृति की रंगमयता, उसकी उदासी, सौंदर्य प्यास, प्रेम प्रसंगों की स्मृतियों का दंश, सुंदर वातावरण में साथी विहीन अकेलेपन का बोध आदि इनके अनुभव और संवेदना के अंग है। ठीक है, इनके रचना लोक में विभिन्न रूप रंगों में, ध्वनियों, गंधों और स्पर्शों में इन्हीं के दर्शन होते हैं। एक कविता हम देखते हैं। सेमल की गर्मीली हल्की रुई समान, जाड़ों की धूप खिली नीले आसमान में, झाड़ी झुरमुटों से उठे लंबे मैदान में, रूखे पतझर भरे जंगल के टीलों पर कांप कर चलती समीर हेमंत की लंबी लहर सी, जो कि तार सप्तक में संकलित की गई है। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए कि ये पंक्तियां सब किसकी हैं? गिरिजा कुमार माथुर की हैं। इन सीमित अनुभवों को लेकर भी माथुर एक विशिष्ट कवि हैं, क्योंकि वे इन अनुभवों की बहुत गहरी और सूक्ष्म छायाओं को पहचानते हैं। नाश और निर्माण में तार सप्तक वाली कविताएं तो संग्रहित हैं ही, साथ ही ऐसी कविताएं भी हैं जो सामाजिक चेतना से अनुप्राणित हैं। इन तथा अन्य प्रवर्ती कविताओं में शक्ति, उल्लास और सामाजिक जीवन का स्पंदन है। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के रूप और विषम परिणामों का तीव्र एहसास तथा उनके विरुद्ध समाजवादी चेतना का प्रसार भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गिरिजा कुमार माथुर के ऊपर मोटे तौर पर मुख्य बिंदुओं को समझ लिया कि किस तरीके की कविताएं गिरिजा कुमार माथुर लिखते थे, कौन कौन सी कविताएं प्रसिद्ध रही हैं और इनका संबंध किस सप्तक से है। ये सवाल आप सभी के लिए हमने छोड़कर रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले जो कवि हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 1917 में और निधन 1964 में हुआ। मुक्तिबोध का जन्म ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ। तो उस कस्बे का नाम श्योरपुर बताया जाता है किताबों में। ठीक है, तो ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश से इनका भी संबंध रहा है, मुक्तिबोध का भी। इन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त की और ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में जाने जाते रहे। अपनी पूरी पीढ़ी में मुक्तिबोध का व्यक्तित्व विशिष्ट है। ऊपर भी हमने देखा, जितने भी कवियों को देखा, सभी कवि अपने आप में विशिष्ट रहे, लेकिन गजानन माधव मुक्तिबोध अपने पूरे समकालीनों में सबसे विशिष्ट व्यक्ति रहे। आगे चलकर पता चलेगा जब आप अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और फैंटेसी नुमा कविताओं को पढ़ेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इस पीढ़ी और इसी से लगी हुई परवर्ती पीढ़ी के लगभग सारे महत्वपूर्ण कवि अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह भारती, धर्मवीर भारती रूमानी कविता से अलग हटकर नए प्रयोग करने का प्रयत्न करते हुए भी रूमानी संवेदना और भाषा से मुक्त नहीं हो सके। लेकिन मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जिनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है, जो अपने परिवेश के जीवन से बहुत गहन भाव से जुड़े हुए हैं। बताया गया कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनको कि हम प्रयोगवादी और नई कविता के कवि के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए, लेकिन इसके बावजूद वो प्रेम भरी या रोमानी कविता लिखने से अपने को नहीं रोक पाए। लेकिन यहाँ पर मुक्तिबोध जो है, इनका जो काव्य अनुभव है वो बहुत ही व्यापक है। अपने परिवेश के जीवन से इनका बहुत गहरा लगाव रहा है। उनकी प्रगतिवादी दृष्टि परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन और अनुभव वैविध्य को और बल देती है। मुक्तिबोध जो कि प्रगतिवादी कवि के तौर पर भी जाने जाते हैं, इनके ऊपर मार्क्स का भी प्रभाव था, इसलिए मार्क्सवादी कवि के तौर पर भी जाने जाते हैं। आगे चलकर आप देखेंगे जिस प्रयोगवाद और नई कविता से
प्रयोगवाद से जुड़े हुए थे और सप्तक से भी मुक्तिबोध का संबंध था। लेकिन आगे चलकर दो धाराएं हो जाती हैं, एक अज्ञेय की धारा विकसित होती है, दूसरी तरफ मुक्तिबोध की धारा विकसित होती है। और संयोग से जिस अध्यापक से आप पढ़ रहे हैं, इनका अज्ञेय और मुक्तिबोध की आलोचना कर्म पर पीएचडी किया गया है। शायद यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपने पीएचडी को लेकर तमाम बातें कहते हैं, लेकिन खुल कर बताने में वो सामने नहीं आते हैं कि आखिरकार उन्होंने पीएचडी किस विषय पे की हुई है। लेकिन हमने हजारों बार, हजारों वीडियोज में इस बात को बताई होगी कि फला फला विषय पर पीएचडी है, और मेरी पीएचडी तो तुलनात्मक तरीके की है और अपने समकालीन दो ऐसे कवियों का है जो कवि आलोचक के तौर पर, इनका आप देखेंगे साहित्य संसार बहुत ही बड़ा है। जो विद्यार्थी थोड़ा सा साहित्य से जुड़े होंगे अब वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, वरना हम भी बार बार कह सकते थे कि 4 बार जीआरएफ हुआ, 3 बार जीआरएफ हुआ और बहुत ढेर सारी बातें, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है, चीजें सामने ही आपको दिख रही हैं। तो मुक्तिबोध जो है प्रगतिवादी कवि के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी दृष्टि प्रगतिशील यानी प्रगतिवादी, मार्क्सवादी, शोषक शोषित से जुड़ी हुई दृष्टि है, जिसमें कि अपने परिवेश को देखते हैं, सामाजिक चिंतन को देखते हैं और फिर उसे जो अनुभव प्राप्त होता है वो उनके कविताओं में सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि बाद में जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोधी है। जहां मुक्तिबोध को हम एक आलोचक के तौर पर देखने का प्रयास करते हैं, वहीं मुक्तिबोध की कविताओं का मूल्यांकन करके ढेर सारे आलोचक पैदा हुए। मुक्तिबोध की एक ये भी खास विशेषता है, जिसमें आप सबसे पहले नाम ले सकते हैं नामवर सिंह, ठीक है, रामविलास शर्मा। ढेर सारे ऐसे इनके समकालीन थे जो कि इनकी कविताओं का मूल्यांकन किए और बाद में मूल्यांकन करते करते वो हिंदी साहित्य के अच्छे आलोचकों में गिने जाने लगे। विजय देवनारायण शाही, ठीक है, ढेर सारे ऐसे आलोचक हैं जो कि मुक्तिबोध को पढ़ने के बाद आलोचक हुए। कितने महान एक कवि रहे होंगे, इसका अंदाजा आप जब अंधेरे में और अन्य रचनाओं को पढ़ेंगे तो लग जाएगा। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है लोक परिवेश से गहरी संपृक्ति यानी जुड़ाव और जनजीवन में विश्वास। लिखते हैं, उनकी पंक्ति है कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। ये पंक्ति आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। ये पंक्ति मुक्तिबोध की ही लिखी गई है। आगे लिखते हैं कि पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूं, इस तरह खुद ही को दिए फिरता हूं, अजीब है जिंदगी, जिसे कि चांद का मुंह टेढ़ा ऐसे संकलित किया गया है। पंक्ति को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ, इस तरह खुद ही को दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोक परिवेश और जनजीवन में इनका जो है विश्वास है वो दिखाई पड़ रहा है। और इनका कहना है कि हर पत्थर में हीरा है ऐसा भ्रम होता है, और जो आत्मा है, हर आत्मा जो क्या है, अधीर है, उसमें धैर्य नहीं बचा हुआ है। अगर कोई थोड़ा बहुत हंस भी रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा खुशहाली रहता है। और जो प्रत्येक वाणी है वो क्या महाकाव्य की तरह दिखाई पड़ रही है। महाकाव्य में जो पीड़ा साहित्यकार दिखाते हैं या फिर कवि दिखाते हैं, वो यहाँ पर प्रत्येक वाणी में ही मुक्तिबोध को दिख रहा है। किंतु शिल्प के प्रति असावधानता उनके अनुभव खंडों को एक में बांध नहीं पाती और समग्रतः बिंबों की रचना में संश्लिष्टता तथा सघनता नहीं भर पाती। अज्ञेय की तरह ही मुक्तिबोध भी कठिन कवि के तौर पर ही जाने जाते हैं, और उनकी कठिनता का कारण है इनके बिंब और इनकी फैंटेसी। मुक्तिबोध में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। मुक्तिबोध फैंटेसी के लिए जाने जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी कवियों के बारे में बात की, किसी के संदर्भ में फैंटेसी शब्द का प्रयोग आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मुक्तिबोध
जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फैंटेसी, फैंटेसी को कहा जाता है अनुभव यानी कल्पना की कन्या। ठीक, फैंटेसी कई विद्यार्थियों के समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। फैंटेसी का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति दिवा स्वप्न देखता है या फिर उसके मन में कोई इच्छा रहती है जो पूरी नहीं होती है और उसको वो हमेशा चिंतन मनन करता रहता है, तो उसकी फैंटेसी के रूप में उभर कर सामने आती है। जैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसकी डेट निर्धारित हो गई है, तो आप दिन रात उस परीक्षा के बारे में सोचते रहते हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप सोते हैं तो तमाम तरीके के सपने आते हैं। कभी आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, कभी आप पेन भूल गए हैं, कभी आपकी बस छूट गई है, आप परीक्षा सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और बाद में जब आपकी निद्रा खुलती है तो पता चलता है कि आप तो बेड पर हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्यों आई? क्योंकि आप उसके बारे में हमेशा ऐसी इच्छा जो कि पूरी नहीं होती है तो वही फैंटेसी में बदल जाती है। फैंटेसी में कभी उसको पूरा होता हुआ देखता है। ठीक है, तो मुक्तिबोध भी ऐसे ही काव्य प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस कविताएं इस दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है, यानी फैंटेसी की दृष्टिकोण से उनकी अनुभूति केवल व्यक्तिगत संवेदन के स्तर की नहीं है, वह अपने परिवेश से गहरे जुड़ी हैं और अनेक आवर्तों से लिपटी हैं तथा कवि की आलोचक दृष्टि रचनात्मक संदर्भ में लक्षित होने वाली इनकी सार्थकता और निरर्थकता की जांच करती चलती है। तो ये थे मुक्तिबोध। आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मुक्तिबोध का संबंध किस सप्तक से है। बाकी जो मोटी जानकारियां थी, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारियां थी, उसे आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब बात करते हैं हम भवानी प्रसाद मिश्र के ऊपर। एक चीज और ध्यान में रखना है कि जिन हम 5 कवियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं उन पर हमने अलग अलग वीडियोज लेक्चर भी अब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, लेकिन समय को देखते हुए हमने इन 5 को एक जगह रखा हुआ है ताकि आप एक बैठक में एक से अधिक कवियों के बारे में जान पाएं और सिलेबस को जल्दी से कवर कर पाएं। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में हमने बात कर ली है गीत फरोश कविता पढ़ाते हुए, वही सारे तथ्य यहाँ पर भी मौजूद हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 में और निधन 1985 में हुआ। बीए तक शिक्षा पाने के बाद ये पहले कल्पना में संपादक थे, फिर ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की और अवकाश प्राप्त करने तक संपूर्ण गांधी वांग्मय के संपादक मंडल में रहे। इसीलिए इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। आपने जरूर पढ़ा होगा अगर पहले की वीडियो को देखा होगा तो। कविता का गांधी, ये सहज संवेदना के कवि माने जाते हैं। कवि की संवेदना कहीं तो बहुत सूक्ष्म और आत्मगत है, जैसे कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख आदि में सूक्ष्मता है और आत्मगता है। कहीं बहुत प्रत्यक्ष और परिवेश संपृक्त है, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश। तो जिन भी रचनाओं का नाम यहाँ पर आप सभी के सामने रखा जा रहा है, ये आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आते रहे। कविताओं में कवि की सहज सघन अनुभूति तथा संयत अभिव्यक्ति के क्षणों में जहां अत्यंत सुंदर काव्य की सृष्टि करती है, वहीं फार्मूलाबद्ध आदर्शवादिता अनुभूति के सतहीपन तथा अभिव्यक्ति के तुकांतवादी विस्तार की अवस्था में सामान्य काव्य की असाधारण और स्नेह शपथ जैसी उनकी कविताएं काफी हैं जो सामान्य। तो मेन जो हाईलाइट यहाँ पर तथ्य हैं उनको आप नोट कर लीजिए। बाकी भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक से जुड़े हुए हैं और उनकी क्या विशेषता है उसको आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। उनकी भाषा और अभिव्यक्ति में लोक जीवन का प्रभाव है। इसके ऊपर हमने लोक जीवन को जोड़कर देखा मुक्तिबोध के संदर्भ में भी, और आप देख रहे हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र में भी ये चीज दिखाई पड़ रही है। आगे बात करते हैं धर्मवीर भारती के ऊपर। धर्मवीर भारती का संबंध किस सप्तक से है आपके मन में तुरंत आ गया होगा। इनका जन्म 1926 में हुआ और निधन 1997 में हुआ। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2023 चल रहा है और आगे आने वाले 3 साल के बाद हम धर्मवीर भारती शताब्दी वर्ष मनाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, 3 साल के बाद। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी किसी न किसी कॉलेज स्कूल में वहां पर पोस्टेड रहेंगे और बहुत ही
हर्षोल्लास के साथ धर्मवीर भारती की जन्म शताब्दी मनाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़कर चीजों को देखना है। 1926 में धर्मवीर भारती का जन्म हुआ, 97 में निधन हो गया। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, जो कि आज प्रयागराज के तौर पर जाना जाता है। हो सकता है कि विकल्प में अब इलाहाबाद न होकर प्रयागराज भी हो जाए, तो ये आप ना कहें कि हमने तो इलाहाबाद पढ़ा था, प्रयागराज कहाँ से आ गया। तो अपने जो भी समकालीन परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी ध्यान में रखिए, तभी पढ़ने का सही औचित्य होगा। पहली बार आप देख रहे हैं यहाँ पर कि धर्मवीर भारती एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी किया। यहाँ पर अभी जो भी हमने प्रगतिवाद के बाद के कवियों को देखा, तो इसमें ज्यादातर अंग्रेजी से हिंदी में आए थे, लेकिन धर्मवीर भारती साहित्य में एक डॉक्टर धर्मवीर भी हैं। कई बार कंफ्यूजन सा हो जाता है, लेकिन डॉक्टर धर्मवीर जो हैं ये दलित साहित्यकार के तौर पर जाने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार विद्यार्थी जल्दीबाजी में, और एक और धर्मवीर सिंह की बल्कि वो रघुवीर सिंह, सॉरी। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। धर्मवीर भारती जो सप्तक से भी जुड़े हुए हैं और तमाम रचनाएं लिखे हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर धर्मवीर एक अलग व्यक्ति रहे, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि धर्मवीर का जन्म इलाहाबाद में, और हिंदी से इन्होंने एमए पीएचडी किया। प्रारंभ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। जो विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े होंगे तो वो देखे होंगे कि जो भी नेम बोर्ड लगा रहता है वहाँ पर धर्मवीर भारती का लगा होगा। और आप अगर कई बार विभाग में गए होंगे, नहीं ध्यान दिए होंगे, तो जरूर जाकर इस बार देखिएगा। हालांकि मेरा संबंध कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नहीं रहा है, हालांकि बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके पहले ही एडमिशन हो गया बीएचयू में। तो खैर, जानकारियों का तो पुलिंदा बहुत सारा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। इसके अतिरिक्त जिसके लिए धर्मवीर भारती जाने जाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धर्मयुग के संपादक थे। धर्मयुग एक पत्रिका पत्र के रूप में था, जिसका प्रकाशन होता था बंबई से। 1987 तक ये बंबई में धर्मयुग के संपादक भी रहे। आगे देखते हैं। कवि के साथ साथ ये विशिष्ट कथाकार, रचनाकार, नाटककार और समीक्षक भी थे। भारती की काव्य उपलब्धियां वास्तव में उनकी परवर्ती कृतियों अंधायुग, कनुप्रिया और सात गीत वर्ष में दिखाई पड़ती हैं। आरंभ की कविताएं बहुत कुछ कैशोर भावुकता से भारती में आदिम गंध की तड़प और लोक जीवन की रूमानी छवि की पकड़ है। धर्मवीर भारती जिनका एक खास उपन्यास है गुनाहों का देवता, और कहा जाता है कि इसको जब आप ग्रेजुएशन में रहें तभी पढ़ें, इसके बाद पढ़ते हैं तो ये मानकर चला जाएगा कि आपने उस समय को नहीं जिया जो कि ग्रेजुएशन के दिनों में आप जीते हैं। ठीक है, तो गुनाहों का देवता जो विद्यार्थी नहीं पढ़े होंगे कभी समय निकाल कर जरूर पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो बोल्ड रचनाएं हैं, खासतौर से जैसे आप देख रहे हैं अंधायुग, जिसको कि हम गीति नाट्य के तौर पर या काव्य नाटक के तौर पर भी देखते हैं। इस अंधायुग में कितने अंक है, कब प्रकाशित हुआ, कौन कौन से मुख्य पात्र हैं, ये सब आपके मन में आ जाना चाहिए। और हमने यूजीसी नेट की तैयारी कराते वक्त इन सब पर बातें की हुई है। कनुप्रिया और सात गीत वर्ष, ये भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो प्रश्न के तौर पर दिखते हैं। ठीक है, तो इन सभी कविताओं में देखेंगे तो कैशोर भावुकता दिखाई पड़ती है धर्मवीर भारती की, और लोक जीवन से जोड़ने के बावजूद भी इसमें क्या है, रूमानी छवि है। इसीलिए इनकी कविताएं मूलतः गीतात्मक है। यानी कि धर्मवीर भारती की कविताओं को आप देखेंगे तो मूल रूप से इसमें गीत तत्व मौजूद है, जो कि महादेवी वर्मा की कविताओं की खास विशेषता के तौर पर जानी जाती है। तो गीतात्मक है धर्मवीर भारती की भी कविताएं, बौद्धिक नहीं बताई जा रही। जबकि अज्ञेय के बारे में हम बात कर रहे थे तो बौद्धिकता की चर्चा हो रही थी, लेकिन धर्मवीर भारती की जब बात हो रही है तो इनकी कविताओं की जो खास विशेषता है वो है गीतात्मकता। इनकी कविताओं में लोक परिवेश की मस्ती और उल्लास के स्थान पर उदासी और सूनेपन ही अधिक उभरता है। ये देखिए अंतर्विरोध जो है कि जहाँ लोक परिवेश की मस्ती और उल्लास के लिए सभी कवि जाने जाते हैं, लेकिन धर्मवीर भारती ने एक अलग एंगल को अपनाते हुए उदासी और सूनेपन को अधिक उभारा है। एक कविता हम देखते हैं। घास के रस्ते उस बंसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है, मुझे पुकारे
ताना मारे भर आए आखड़ियाँ, उन्मन यह फागुन की शाम है। जो कविता ठंडा लोहा से ली गई है। ठंडा लोहा कई बार पूछा जा चुका है कि किसकी रचना है या फिर किस विधा की रचना है, ये भी सवाल पूछा जाता है। धर्मवीर भारती के काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है उसकी मूर्तता और पारदर्शिता, जो उनके परवर्ती गंभीर और चिंतन सम्मिलित काव्यों में भी दिखाई पड़ता है या लक्षित होती है। सात गीत वर्ष की कविताओं में कवि की रूमानी भावुकता ने यथार्थ की गहराई पाली है। बहुत सी कविताएं यहाँ भी प्रेम मूलक है, किंतु यह यहाँ प्रेम के बहुत सूक्ष्म संक्रांत अनुभवों को उभारा गया है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं भी हैं जो किसी सांस्कृतिक, सामाजिक या राजनीतिक विसंगति पर हल्का हल्का आघात या चोट करती हैं। मूल्य संबंधी प्रश्न भी उभारे गए हैं, किंतु मानव संवेदना की आंच में। तो इस तरीके से हमने देखा 5 कवियों के ऊपर अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती की विशेषताओं के ऊपर बात की। इनके पत्र पत्रिकाओं को लेकर भी बात की और प्रमुख जो कविताएं हैं उनकी विषय वस्तु क्या है उनके ऊपर। तो उम्मीद है कि एक बैठक में आपने इन 5 कवियों को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।